आज से लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया में ऐसे गेट्स दिखाई देने लगे जो कि एक दूसरी दुनिया से जुड़े हुए थे और इन गेट्स के दूसरी तरफ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी रहा करते थे जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का था। ये क्रिएचर्स दूसरी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया के लोगों का शिकार कर रहे थे और इन क्रिएचर्स पर इंसानी हथियारों जैसे बंदूका और ग्रेनेड जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन ऐसे ही अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कुछ लोग सामने आए जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हर एक हंटर का काम उन दानवों से लड़कर उन्हें खत्म करने का होता है और हर हंटर को एक खास रैंक दी जाती थी। सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और ई रैंक थी जो कि बाकी के लो लेवल्स वाले हंटर को दी जाती थी। और अगर एक बार किसी हंटर की पावर जाग जाती थी तो उन पावर्स को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स गेट्स से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे थे। पर तभी एस रैंक वाली हंटर्स की टीम वहां पहुंचती है और उन सभी क्रिएचर्स से फाइट करके उन सभी लाल पीले क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके ठीक 3 साल बाद एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर वैसा ही एक गेट दिखता है। और अब हंटर की एक टीम वहां पहुंचती है जिसमें कि कुल 12 मेंबर्स होते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर जिनवू संघ नाम का एक बंदा आता है जो कि उन्हीं की हंटर टीम का एक मेंबर होता है। तभी उनकी टीम का एक हंटर दूसरे हंटर से पूछता है कि ये नया लड़का कौन है, शायद जब मैं यहाँ नहीं था तब इसने टीम ज्वाइन करी है, ये कोई खास हंटर है क्या? सभी लोग इसे ही पूछे जा रहे हैं। तभी वो हंटर उसको बताता है कि ये कोई खास हंटर नहीं है बल्कि इस टीम का ये सबसे कमजोर हंटर है। ये हंटर इतना कमजोर है कि ई रैंक की एक मामूली सी लड़ाई ने भी इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था और तब से इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। लेकिन जिनवू उनकी सभी बातों को सुन लेता है लेकिन वो सोचता है कि ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ। उनकी हंटर टीम की मेंबर्स में एक जूही नाम की लड़की भी होती है जो कि आते ही जिनवू पर बरस जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। दरअसल जूही बी रैंक की हीलर होती है जिसका काम फाइट के दौरान हंटर्स की चोटों को हील करना होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी टीम का लीडर वहां आता है और वो सबको इकट्ठा करके उनको स्पीच देने लगता है कि मेरा नाम च्यूल है और तुम्हारी आज की इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। वो लीडर उनको बताता है कि इस तहखाने के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसीलिए तुम्हें तहखाने के अंदर और भी सतर्क रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू अब काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास वेपन के नाम पर सिर्फ एक चाकू होता है और उसके पास बाकी वेपन्स खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं होते। दरअसल जब हंटर्स तहखानों में से निकलने वाले दानवों से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं तो उन दानवों के पेट में से एक एसेंस स्टोन्स निकलते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं और साथ में बहुत कीमती भी। और हंटर्स इन स्टोन्स को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिनवू ई रैंक का एक मामूली सा हंटर होने की वजह से किसी भी दानव को नहीं मार पाता था और इसीलिए उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो एक चाकू ही खरीद सके जो कि फाइट के दौरान कभी भी टूट सकता है। और अब वो सभी लोग लीडर के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं और अब गुफा के अंदर उन हंटर्स और दानवों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिनवू उस गुफा के अंदर मौका मिलने पर एक दानव को मार देता है और उससे वो एक एसेंस स्टोन ले लेता है। लेकिन तभी एक और दानव उस पर पीछे से हमला कर देता है और अब जिनवू अपने चाकू से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू बीच में से ही टूट जाता है और अब वो दानव जिनवू के पेट में अपना चाकू घुसा देता है। लेकिन तभी उनके हंटर टीम का एक मेंबर वहां आकर उस दानव को खत्म कर देता है और अब हम देखते हैं कि जिनवू का घाव काफी ज्यादा गहरा होता है और उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी जूही सही टाइम पर वहां आ जाती है और वो अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू के घाव को ठीक कर देती है और वो सभी जिनवू को वहां रेस्ट करने को कहते हैं और वो सभी बाकी के दानवों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अब उनकी टीम का लीडर फाइनली उस गुफा के बॉस को अपने एक ही वार में खत्म कर देता है जिससे वहां पर बाकी सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूही अभी भी जिनवू को हील ही करी जा रही थी और अब जूही जिनवू से पूछने लगती है कि जिनवू सच सच बताना, तुम अपनी मर्जी से ही हंटर बने हो ना, क्योंकि तुम्हारी चोटों को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम जबरदस्ती हंटर बनाए गए हो और अगर ऐसे ही लड़ते लड़ते तुम्हें थोड़ी सी और चोटें लगी होती तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाना था। लेकिन जिनवू जूही से कहता है कि कैसी बात कर रही हो जूही, मुझे कौन भला जबरदस्ती हंटर बनाएगा। हालांकि जिनवू झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे हंटर बनने का कोई शौक नहीं था, वो बस अपने घर के हालातों को संभालने के लिए हंटर बना था। उसकी मॉम बीमार रहती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई को पूरा करवाना है और इसीलिए उसे हंटर की जॉब को चुनना पड़ा। और अब वो हंटर्स उन डीमंस को लूट कर उस गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है इस बार इन डीमंस से हमें ज्यादा एसेंस स्टोन्स नहीं मिले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तभी उनके टीम के एक मेंबर को एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, एक और गुफा, लगता है इसके अंदर और भी लूट का सामान होगा। वैसे ही मेरे बीबी को चौथा बच्चा होने वाला है और हमारे परिवार को इसकी तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी टीम का लीडर कहता है कि बिना हंटर एसोसिएशन के आदेश के हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी टीम के मेंबर्स उस लीडर को फोर्स करने लगते हैं, ओ कम ऑन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी उनकी टीम का लीडर ये डिसाइड करता है कि इस चीज का फैसला हम वोटिंग से लेंगे और जिस साइड ज्यादा वोट आएंगे हम उनकी ही बात मानेंगे। और अब वो सभी आपस में वोटिंग करने लगते हैं लेकिन वोटिंग के स्कोर इक्वल आ जाते हैं और अब बाकी टीम के सभी मेंबर्स ने वोटिंग कर दी थी सिवाय जिनवू को छोड़ के। और अब उनकी टीम का लीडर कहता है क्या सोच रहे हो जिनवू, अब पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर है। हालांकि जिनवू गुफा के अंदर जाने से डर रहा होता है लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये खतरा उठाना ही पड़ेगा और जिनवू अपना वोट हाँ में दे देता है और सभी लोग उस गुफा के अंदर चले
जाते हैं और अब उस गुफा के अंदर चलते चलते वो लोग काफी आगे आ जाते हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो सभी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ नीली रोशनी अपने आप जलने लग जाती है और जब उनके चारों ओर रोशनी होती है तो उन्हें अपने चारों तरफ काफी बड़े बड़े पुतले नजर आते हैं और साथ ही में वहां पर एक बहुत बड़ा पुतला होता है जो कि बाकी सभी पुतलों से काफी बड़ा होता है। और तभी उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसके हाथ में एक किताब होती है और उस किताब में उस तहखाने के बारे में कुछ रूल्स लिखे होते हैं और अब उनकी टीम का लीडर उन रूल्स को पढ़ने लगता है जिनमें कि पहला रूल होता है देवता का सम्मान करो, दूसरा रूल होता है उसकी तारीफ करो और तीसरा रूल होता है अपनी भक्ति को साबित करो। लेकिन तभी जूही जिन्वो को बाजू से पकड़ती है और उस मूर्ति की तरफ इशारा करती है और वो जिन्वो को बताने लगती है कि इस मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा जिन्वू, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति हमें ही देख रही है जिन्वू। और तभी वहां पर बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं, क्या अब हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गए हैं? ये काफी डरावना है। लेकिन उनमें से एक बंदा उस तहखाने से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे को छूता है एक मूर्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो हिलने लगती है और वो मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस बंदे की तरफ वार करती है जिससे वो बंदा 2 पीसेज में बट जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी चिल्लाने लगते हैं। वो सभी लोग अभी यही सोच रहे होते हैं कि अब उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और तभी वहाँ पर एक सबसे बड़ी मूर्ति होती है जिसकी आंखों से आग निकलने लगती है और वो मूर्ति उन सभी पर आग उगलने लगती है जिससे उनकी टीम के आधे हंटर्स वहीं खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। ये सब कुछ जूही देख ही नहीं पा रही थी और वो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थी। जिन्वो भी ये सोच रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने काफी मिशंस देखे हैं लेकिन आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी मिशन नहीं आया। मैंने अपने सामने एक डी रैंक के हंटर को कटते देखा, तो क्या इसका मतलब है क्या हम में से आज कोई भी नहीं बचेगा? तभी उनकी टीम का लीडर उनको कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना ये सबको मार देगा। और तभी जिन्वो अपने टीम लीडर के हाथ को देखता है जो कि उनके शरीर से बिल्कुल अलग हो गया था। जिन्वो अपने टीम लीडर से पूछता है आपका हाथ कट गया है, लेकिन उनका टीम लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। और वो जिन्वो को अपने हाथ पर पट्टी बांधने को कहता है ताकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून रुक सके। उनकी टीम का लीडर कहता है कि हमें मिलकर इसका कोई प्लान निकालना ही होगा। लेकिन तभी उनकी टीम का एक और मेंबर जिसके पास बहुत तेज भागने की एबिलिटी होती है वो कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से इतना तेज भागूंगा कि ये मुझे देख ही नहीं पाएगा। और अब उनकी टीम का वो बंदा पूरा जोर लगाकर वहां से भागता है लेकिन तभी वो बड़ी वाली मूर्ति उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में जलाकर वहां खत्म कर देती है और वहां सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं। और एक बात तो साफ हो गई थी, उनको ये पता चल चुका था कि ये चाहे तो हमें एक साथ मार सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। और तभी जिन्वो को वो मूर्ति पर लगे हुए 3 रूल्स याद आते हैं जिनमें पहला रूल था देवता का सम्मान करो। और कुछ सोचकर जिन्वो अपनी हंटर टीम के सभी मेंबर्स को उस मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। वो सबको बताता है कि इस तहखाने के अपने नियम हैं और अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस तहखाने के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और अब जिन्वो जैसा कहता है वो सभी मेंबर्स वैसे ही उस मूर्ति के आगे झुक जाते हैं जिससे वो मूर्ति की आंखें शांत हो जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मूर्ति बहुत खुश होती है और वो बहुत ही एक घिनौनी सी स्माइल करती है जिससे वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। ये कितना घिनौना है यार, ये मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। और तभी वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मूर्ति अब उन पर हमला नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि हम अब घर जा सकते हैं। लेकिन जिन्वो कहता है कि नहीं, अभी भी 2 रूल्स बचे हुए हैं। और जिन्वो के ये कहते ही वो मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती है और वो उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है और वो मूर्ति उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्वो कहने लगता है कि दूसरा रूल क्या था, हमें देवता की तारीफ करनी होगी। लेकिन तभी उनकी टीम में एक ऐसा मेंबर भी होता है जिसको सभी संस्कृतियों की नॉलेज होती है और वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ देवता की तारीफ कैसी करनी चाहिए। और वो हाथ जोड़कर देवता के सामने प्रार्थना करने लगता है, यानी कि उस मूर्ति के सामने बैठ जाता है। लेकिन वो मूर्ति इससे भी नहीं रुकती और वो स्टैच्यू देखते ही देखते उस मेंबर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इससे उन सभी को ये पता चल जाता है कि हमें देवता को खुश करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और अब वो सभी उस स्टैच्यू से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा एक पहरेदार के पीछे जाकर छुप जाता है इस उम्मीद में कि अब वो मूर्ति उसे नहीं मार पाएगी। लेकिन जिस पहरेदार के पीछे वो छुपा था उस पहरेदार की मूर्ति उसको बीच में से चीर देती है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिन्वो अपने आसपास सभी स्टैच्यूज को गौर से देखता है। कईयों के हाथ में तलवारें होती हैं तो कईयों के हाथ में कुल्हाड़ियां होती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके हाथ में बाजे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तभी जिन्वो कुछ सोचकर उन सभी को इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के पास जाने को कहता है, यानी कि देवता की तारीफ करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और जैसे ही वो सभी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास पहुंचते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां बजने लगती हैं। और अब जिन्वो और जूही भी एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं लेकिन उस मूर्ति के इंस्ट्रूमेंट्स बज ही नहीं रहे होते हैं। जिन्वो सोचता है कि शायद हम 2 हैं इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है। और अब जिन्वो जैसे ही दूसरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की तरफ भागने लगता है तो वो बड़ी वाली मूर्ति जिन्वो के पीछे पड़ जाती है और वो जिन्वो के ऊपर पैर रखने ही वाली होती है, लेकिन जिन्वो सही टाइम पर वहां से हट जाता है। और जिन्वो अब वहां से हटकर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी दूसरी मूर्ति के हाथ में भी हथियार होता है और वो दूसरी मूर्ति जिसके हाथ में हथियार होता है वो जिन्वो के पैर को उसके शरीर से अलग कर देती है। लेकिन अब जिन्वो
हार नहीं मानता और वो किसी तरह से रेंगता रेंगता उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है। और अब फाइनली जिन्वू वाली मूर्ति के भी इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। इसका मतलब है अब वो सभी सेफ हैं और वो देवता की मूर्ति भी चुपचाप अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। और अब सभी लोग भागकर जिन्वू के पास आते हैं तो वो सभी देखते हैं कि जिन्वू का पैर अलग हो चुका है। और जूही उसके पास रोती रोती आती है और वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारा पैर फिर से जोड़ दूंगी जिन्वू। लेकिन जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और इसीलिए अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह से खून आ रहा था। और अब हम तहखाने के आसपास का मंजर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टीम के मेंबर्स लाशें बनकर चारों ओर पड़े हुए थे। और अब वो सभी इसका जिम्मेदार उस टीम लीडर को ठहराने लगते हैं कि तुम ही ने लास्ट फैसला लिया था कि हमें इस तहखाने के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनकी टीम में से एक मेंबर कहता है कि भूलो मत, हमने खुद वोटिंग करी थी, इसमें हमारे टीम लीडर की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी भी इस तहखाने का तीसरा नियम बाकी है। और तभी वो मूर्ति अपना हाथ ऊपर करती है मानो कि वो कोई आदेश दे रही हो। और तभी उनकी आंखों के सामने जमीन में से एक बलिस्तान निकलता है, जिसका मतलब है उनमें से किसी एक को वहां पर अपनी बलि देनी होगी। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उनके टीम में से एक मेंबर उनके लीडर पर ही तलवार तान देता है कि हमें बलि के लिए सिर्फ एक बंदा ही तो चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब उनका टीम लीडर उनकी बात को मान लेता है और वो खुद की बलि देने को तैयार हो जाता है। और वो टीम लीडर जैसे ही उस बलिस्तान के अंदर जाता है तो वहां पर चारों ओर आग जलने लग जाती है। और अब जिन्वू पास में खड़े हुए दो लोगों से कहता है, क्या तुम मुझे उस बलिस्तान के पास में ले चलोगे? मुझे उस बलिस्तान को गौर से देखना है। और अब जैसे ही वो तीनों उस बलिस्तान के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर 3 और लाइट्स ग्लो हो जाती हैं। और अब जैसे ही बाकी के बचे हुए 2 मेंबर्स भी उस बलिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो वहां चारों तरफ नीली रोशनियां जलने लग जाती हैं और उनके चारों तरफ जो पहरेदारों की मूर्तियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे सभी वहां पर घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि घबराओ मत, हमें सिर्फ इन मूर्तियों की आंखों की तरफ देखना होगा, इससे वो मूर्तियां हमारी तरफ नहीं बढ़ेंगी। और ये जो तुम नीली रोशनियां देख रहे हो ये सिर्फ एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर बंद हो जाएगा इस तहखाने का देवता हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन उन लोगों को जिन्वू की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो लोग कहने लगते हैं कि इस टाइमर के खत्म होने के बाद अगर इस तहखाने के देवते ने हमें मार दिया फिर हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमारा भी एक परिवार है और हमें घर वापस लौटना है। और ये कहकर वो दोनों बंदे जिन्होंने जिन्वू को उठाया होता है वो जिन्वू को वहीं फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। और अब जिन्वू बचे हुए लोगों से कहने लगता है कि हम अगर यहाँ से चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मेरी बात को मानो, ये नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाएगा ये मूर्तियां हमें यहाँ से जाने देंगी। लेकिन उनकी टीम का एक और बंदा जिसको अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो भी वहां से बाहर खड़ा होता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं, जिन्वू, जूही और वो टीम लीडर। तभी वो टीम लीडर जूही से कहता है कि जूही तुम जिन्वू को यहाँ से लेकर चले जाओ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था और इसीलिए अब उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। और तभी जिन्वू कहने लगता है कि आप जूही को लेकर इस तहखाने से बाहर चले जाइए। पहले तो वो टीम लीडर ऐसा करने से मना करता है लेकिन जिन्वू बार बार जिद करने लगता है और जिन्वू जूही को अपना वही एसेंस स्टोन देता है जो उसने पिछली फाइट से जीता था। और वो जूही से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए वादा किया था लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वादा अधूरा ही रह जाएगा। ये लो मेरा एसेंस स्टोन, तुम मेरी तरफ से बाहर जाकर खाना खा लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और अब वो टीम लीडर जूही के गर्दन पर एक वार करके उसको वहीं बेहोश कर देता है और वो टीम लीडर जूही के साथ उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ जिन्वू ही बचा था और अब वो मूर्तियां उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब जिन्वू डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे है ही। सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग गए क्योंकि उनका एक परिवार था, लेकिन आखिरी में मैं बलि का बकरा बन गया। मेरा भी एक परिवार है जो मेरा घर पर वेट कर रहा है। लेकिन उन मूर्तियों को अब अपनी तरफ आते हुए देखकर जिन्वू ये डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे अब है ही, तो क्यों ना इन मूर्तियों से लड़कर ही मरा जाए। और अब जिन्वू जैसे ही अपनी तलवार उठाता है उनमें से एक मूर्ति जिन्वू पर बहुत जोर से हमला करती है जिससे जिन्वू का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और वो सारे स्टैच्यूज मिलकर जिन्वू को बहुत गंदी तरह से मारने लगते हैं। और तभी उनमें से एक मूर्ति जिन्वू को अपने भाले पर उठाती है और उसी बलिस्तान पर फेंक देती है। लेकिन अब जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे अभी नहीं मरना, काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मुझे एक सेकंड चांस मिल पाता। और तभी वो मूर्ति जिन्वू की तरफ अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देती है जिससे जिन्वू की चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो नीली रोशनी भी बुझ जाती है। लेकिन तभी हमें नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हमारे लिए प्लेयर की तरह खेलना होगा वरना तुम्हारा हार्ट 1 सेकंड से भी कम टाइम में स्टॉप हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन पर खुद ब खुद यस पर क्लिक हो जाता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन्वू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। पहले तो ये जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फिर जिन्वू अपने हाथों और पैरों को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पहले की तरह सही सलामत होते हैं और उसके सीने पर भी कोई वार का निशान नहीं होता। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? जिन्वू ये सोच ही रहा था। लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिन्वू के रूम में आते हैं और वो उस तहखाने में हुई घटना के बारे में जिन्वू को बताने लगते हैं। वो हंटर टीम का मैनेजर जिन्वू को बताने लगता है कि तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे और अब
जिनवू अपने टीम के लीडर और जूही के बारे में पूछता है तो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा लीडर उनका तहखाने में लड़ाई करते करते एक हाथ कट गया था और इस वजह से शायद उन्हें हंटर की जॉब को छोड़ना पड़े, और जूही अभी भी उस तहखाने के सदमे से उबर नहीं पाई है और उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उस तहखाने में तुम्हारे साथ लगभग 12 लोग गए थे लेकिन वापस सिर्फ 6 ही लोग आ पाए, और ये घटना होने के बाद जब हमारी सबसे काबिल टीम वहाँ पहुंची तो उस टीम को तुम वहाँ पर बेहोश पड़े मिले। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ ना कोई तहखाना था और ना ही कोई मूर्तियाँ। लेकिन ये बस मेरा सोचना है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई चोट नहीं आई होती तो इस पूरी घटना का शक सिर्फ तुम्हारे ऊपर आता। और अब वो हंटर टीम एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ नई शक्तियों का एहसास हो रहा है। दरअसल मुझे पता है ये एहसास किसी हंटर के लिए सिर्फ एक ही बार होता है और इन शक्तियों को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी रेयर केस में इन शक्तियों का एहसास दोबारा भी किया जा सकता है, जिससे किसी हंटर की शक्तियां सबसे लो लेवल से सबसे हाई लेवल तक यानी कि एस रैंक तक जा सकती हैं। और ये सुनकर जिनवू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं मुझे तो ये शक्तियां नहीं मिल गई। और तभी वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसके सामने एक मानामीटर रखता है। मानामीटर का काम किसी भी हंटर के अंदर की शक्तियों के लेवल को पता करने का होता है। और अब जिनवू एक्साइटेड होकर मानामीटर पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसकी शक्तियों का लेवल सिर्फ 2 अंकों का ही होता है। और ये देखकर वो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से कहता है कि एक ई लेवल के हंटर का स्कोर भी 70 से ऊपर होता है, लेकिन तुम्हारा स्कोर तो सिर्फ 10 ही दिखा रहा है। और ये कहकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन होती है और जिनवू सोच रहा होता है कि बड़ी हैरानी की बात है, ये मैनेजर जो अभी आए थे इन्होंने मेरे से दुनिया भर के क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में तो कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं इस स्क्रीन को मैं ही देख सकता हूँ। और जिनवू उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है और स्क्रीन को टच करते ही उसे तहखाने के वही सीन्स याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो मूर्तियां उसे बिल्कुल पटक पटक कर बुरी तरह से मार रही थी। और तब उसे याद आता है कि ये नोटिफिकेशन स्क्रीन तो मुझे एक बार पहले भी दिखाई दी, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी बहन आती है जिसका नाम जिना होता है और वो वहाँ आकर उसे डांटने लगती है कि पता नहीं ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं सारी मुसीबतें कैसे तुम्हारे ही सिर पर पड़ जाती हैं। लेकिन अब जिनवू अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे आगे लगी हुई ये नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी बहन को ये नोटिफिकेशन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होती है। और उसकी बहन उससे कहने लगती है भैया आप कहीं सिर के बल तो नहीं गिरे, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है आपके दिमाग का ठीक से चेकअप नहीं हुआ। लेकिन तभी जिनवू अपनी बहन से इनडायरेक्टली ये पूछने लगता है कि तुम तो अक्सर गेम्स खेला करती हो ना, तो मुझे बताओ अगर गेम में कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम उस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। उसकी बहन उसे बताती है कि ये तो सिंपल है, नोटिफिकेशन को खोलो और उसे पढ़ लो। और तभी जिनवू उस नोटिफिकेशन को खोलने के बारे में सोचता है और तभी उसके सोचने से उस स्क्रीन में वो नोटिफिकेशन अपने आप खुल जाती है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए। ये सिस्टम तुम्हें डेली कुछ मिशंस देगा और अगर तुम इन मिशंस को नहीं करोगे तो तुम्हें एक बहुत भयंकर सजा दी जाएगी। और जिनवू के सामने उसका आज का मिशन आ जाता है जिसमें कि कुछ एक्सरसाइजेज और रनिंग को बोला होता है। लेकिन जिनवू सोचता है अरे यार अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं ये सब कैसे करूंगा, एक काम करता हूँ मैं सो ही जाता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह बाद में कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर अपने बॉस को फोन कर देता है और वो अपने बॉस को बताता है कि हम गलत थे, जिनवू को फिर से कोई शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हंटर है। और तभी शाम को हम देखते हैं कि जिनवू अपने बिस्तर पर मजे से सोया होता है और जो मिशंस उसे सिस्टम ने दिए होते हैं उन मिशंस को करने का टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि सिस्टम अब जिनवू को सजा देगा। और वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आने लगता है और जिनवू की आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ देखता है। लेकिन यही नहीं, जब जिनवू अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड है और जिनवू के सामने उस नोटिफिकेशन स्क्रीन पैनल पर एक 3 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि जब नर्सेज जिनवू के कमरे में जिनवू को चेक करने के लिए आती हैं तो वो देखती हैं कि जिनवू तो अपने कमरे में है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान बचाने के लिए उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में भागा ही जा रहा था और वो बहुत बड़ा सेंटीपीड उस पर हमले पे हमला किए ही जा रहा था। और जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान को बचाने के लिए पूरे 3 घंटे के लिए उस रेगिस्तान में दौड़ता है और जैसे ही उसका काउंटडाउन टाइमर खत्म होता है वो फिर से अपने हॉस्पिटल में अपने कमरे में पहुंच जाता है। और अब उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है कि तुमने अपना सर्वाइवल चैलेंज खत्म कर लिया है और इसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। और अब जिनवू को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर वो इन मिशंस को पूरा नहीं करेगा तो शायद सिस्टम उसे इससे भी बड़ी सजा दे। और जैसे ही जिनवू कोई मिशन कंप्लीट करता है तो उसे 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे वो थके होने पर अपनी फुल रिकवरी कर सकता है। और सेकंड, उसे एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेंथ एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। बेसिकली जैसे जैसे उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वो और ताकतवर होता जाएगा। और आखिरी नंबर पर उसे रोज एक लूट बॉक्स भी मिलता है जिसमें रोज अजीबोगरीब चीजें निकलती हैं। लेकिन तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिससे कि उसके ऑफिसर का फोन आया होता है और वो ऑफिसर जूही को किसी और मिशन में भेजने की सोच रहे होते हैं। लेकिन जूही उस तहखाने में पिछले हफ्ते हुई घटना के बाद अभी भी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाई थी। लेकिन उसका ऑफिसर काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होता है और वो जूही से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ
हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे टीम लीडर और उस जिन्वो को होश आ गया है। और ये सुनते ही जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी वक्त हॉस्पिटल में जिन्वो को देखने के लिए अपने हाथों में उसके लिए एक गुलदस्ता लेकर जाती है। लेकिन तभी जूही खिड़की के बाहर देखती है तो वो देखती है कि जिन्वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में ही दौड़ रहा है और जूही उन फूलों को उसके कमरे में रखकर खुद वहां से चली जाती है। और अब जिन्वो को उन मिशंस को करते हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन आज उसे एक स्पेशल लूट बॉक्स मिलता है और जिन्वो जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक तहखाने की की मिलती है और जिन्वो सोचता है कि शायद ये भी उसके किसी मिशन का कोई हिस्सा होगा। और इसके बाद जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाता है और उसकी मॉम सो रही होती हैं। दरअसल 4 साल पहले जिन्वो जब अपने स्कूल से वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम जमीन पर नीचे पड़ी हुई है। और जब जिन्वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में चेक करवाता है तो वो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब सोती ही रहेंगी। दरअसल तुम्हारी मॉम को एक रेयर डिजीज हो गया है और इस डिजीज का नाम फिटरनल स्लीपिंग डिजीज है और ये बीमारी तब से सामने आने लगी जब से ये अजीबो गरीब गेट्स दिखाई देने लगे और इसीलिए उनकी मॉम आज भी इस बीमारी से सफर कर रही हैं। और अब अपनी मॉम से मिलने के बाद जिन्वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो नया गेट निकला है और जिन्वो अपनी की को जैसे ही उस गेट में लगाता है वैसे ही वहां पर एक इनविजिबल वॉल बन जाती है और अब जिन्वो उस इनविजिबल वॉल से होता हुआ उस तहखाने के अंदर चला जाता है। लेकिन जिन्वो की हल्की हल्की फट रही होती है क्योंकि उसने आज तक किसी भी तहखाने में किसी भी दानव के साथ फाइट नहीं की थी और यहाँ पर उसके खत्म होने के चांसेस पूरे थे। लेकिन जिन्वो किसी तरह से हिम्मत को जुटाकर उस तहखाने के अंदर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ हरे रंग के विचित्र प्राणी आकर उसके सामने टपक पड़ते हैं और उन प्राणियों ने कई बार जिन्वो को पीट रखा है। लेकिन इस बार अपने मिशन को लगातार करने की वजह से जिन्वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसीलिए जिन्वो उन गॉब्लिन्स का डटकर मुकाबला करता है और उन सभी को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत खतरनाक भेड़िया निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका लोहे का जबड़ा होता है और वो सीधा आकर जिन्वो पर अटैक कर देता है और वो जिन्वो के चाकू को एक ही बार में अपने दांतों से तोड़ देता है। और अब इतने ताकतवर भेड़िए को देखकर जिन्वो के पैर कांपने लगते हैं और अब वो भेड़िया एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक करने लगता है और जिन्वो उसके एक के बाद एक अटैक को डॉज किए जा रहा था और उस भेड़िए के अटैक्स को डॉज करते करते जिन्वो को अपने अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। और अब जैसे ही वो भेड़िया फिर से अटैक करता है जिन्वो उस भेड़िए के मुंह पर एक जोर से पंच मारता है जिससे वो भेड़िया दूर उड़कर गिरता है। आए मेरे अंदर इतनी पावर कहां से आ गई? लेकिन उस भेड़िए को जिन्वो के उस मुक्के का कोई असर नहीं होता और वो फिर से एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक्स किए जा रहा था। और अब लड़ते लड़ते जिन्वो सोच रहा होता है कि काश मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं इस भेड़िए को एक ही झटके में खत्म कर देता। और ये सोचते ही उसके सामने उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है और जिन्वो जैसे ही उस इन्वेंट्री पर अपना हाथ रखता है तो उस इन्वेंट्री के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है और अब जिन्वो उस भेड़िए पर अपनी उस स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे उस भेड़िए को कोई खास चोट तो नहीं आती। लेकिन तभी वहां पर एक और भेड़िया आ जाता है और अब वो दोनों भेड़िए मिलकर जिन्वो पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन्वो उनमें से एक भेड़िए को अपने तलवार के एक ही बार में काट देता है और ये देखकर दूसरा भेड़िया वहां से भाग जाता है और अब जिन्वो एक जगह रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गया है और साथ ही में उसे कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा लेता है। और जब जिन्वो उन भेड़ियों से एसेंस स्टोन्स लूटने के लिए जाता है तो उसे एसेंस स्टोन्स के बदले उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के थ्रू एक अजीब सी चीज मिलती है और साथ ही में उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के अंदर एक स्टोर भी पॉपअप होता है जहां से वो चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद और बेच सकता है। जिन्वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अंधेरे में कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और जैसे ही वो ठीक से देखता है तो उसके सामने भेड़ियों की पूरी फौज खड़ी होती है। लेकिन जिन्वो ये सोच रहा होता है कि उस तहखाने में जो हुआ उसके मुकाबले में ये भेड़िए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ सोचकर जिन्वो अपनी तलवार से उन भेड़ियों पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी भेड़ियों को काटने लगता है जिसकी वजह से उसका एक के बाद एक लेवल अप होने लगता है। और अब थोड़े टाइम के बाद जिन्वो वहां पर सभी भेड़ियों को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान उसकी तलवार पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और अब जिन्वो सोच रहा होता है कि अभी भी उसे इस गुफा के बॉस को हराना है लेकिन उसका वेपन उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगा। और अब जिन्वो सोचता है कि मैं इस टूटी हुई तलवार के साथ तो उस बॉस को नहीं हरा पाऊंगा और अब तो मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है तो क्या अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर जिन्वो ये सोचता है कि अगर मैंने इस गुफा के बॉस को नहीं हराया तो क्या पता शायद ये हमारी दुनिया में एंटर कर जाए और वो मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आकर तबाही मचा देगा जो मेरे से देखा नहीं जाएगा। और इसीलिए जिन्वो गुफा के और अंदर जाने का डिसाइड करता है। और अब रास्ते में जिन्वो को बहुत अजीबो गरीब क्रिएचर्स मिलते हैं जो कि उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो एक के बाद एक उन सभी क्रिएचर्स को धूल चटा रहा था जिससे जिन्वो के लेवल्स अपने आप बढ़ रहे थे। और अब जिन्वो को कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और जिन्वो को ये पता चल जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे वहां पर एक मॉन्स्टर बैठा है। पहले तो जिन्वो काफी डर रहा होता है लेकिन फिर जिन्वो उन सीढ़ियों से उतरकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले एक पुराना स्टेशन हुआ करता था। लेकिन तभी उसके सामने से बहुत तेज पानी बहता हुआ आता है और जैसे ही वो पानी जिन्वो से टकराता है तो जिन्वो उड़कर दूर जाकर गिरता है और वो देखता है कि उसकी तलवार
तलवार अब टूट चुकी है और तभी पानी के अंदर से उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप निकलता है जो कि उस तहखाने का बॉस होता है और वो सांप जिनवू पर फिर से हमला करता है। लेकिन अब जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस सांप की स्किन इतनी मोटी होती है कि उसकी तलवार से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सांप उसे एक के बाद एक करके फटके मारने लगता है। और अब जिनवू ये सोच रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतने ज्यादा मिशंस किए, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। और अब जिनवू को ये सब याद आने लगता है कि किस तरह से लोग उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे। और जिनवू ये सोच रहा होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, असली फाइट वही जीतता है। और ये सब सोचकर जिनवू के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और अब वो सांप जैसे ही जिनवू पर हमला करता है, जिनवू उसके मुंह पर चढ़कर अपने हाथों से उसकी मोटी चमड़ी को चीर देता है और उसके नाजुक हिस्से पर वार करता है और जिनवू के हमले से उस सांप की गर्दन से खून निकलने लगता है। और अब जिनवू बार बार यही चिल्ला रहा होता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और जिनवू ऐसा ही करता है, वो फाइनली उस सांप को खत्म कर देता है। और अब जिनवू के सामने फिर से वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और एज अ रिवॉर्ड जिनवू को एक खंजर मिलता है जो कि इसी सांप के दांतों से बना है और ये खंजर किसी आम खंजर से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में जिनवू को उस सांप की जहर की पोटली भी मिलती है। और अब वो सिस्टम जिनवू को एक मेट्रो स्टेशन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब जिनवू उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर सिटी में जाता है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो पुलिस वाला उसकी तलवार को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक हंटर है और वो पुलिस वाला जिनवू को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। और अब जिनवू उस लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पत्थरों से बने हुए एक बड़े से क्रिएचर ने वहाँ के लोगों पर हमला कर दिया था और वो क्रिएचर डी लेवल का होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं उन हंटर्स में जूही भी होती है जो कि वहाँ पर हंटर्स को ठीक से हील भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके साथ पिछले हफ्ते जो तहखाने में हुआ था उससे वो अभी तक भी नहीं उबर पाई थी। लेकिन अब उनकी हालत को देखकर जिनवू उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और वो अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाता है और एक जोरदार वार उस दानव की तरफ करता है और उसके एक ही वार में वो दानव वहीं ढेर हो जाता है। और उस दानव को एकदम खत्म होता हुआ देखकर वो सब सोच रहे होते हैं कि ये हमने नहीं करा तो फिर ये किसने करा। और तभी वो सब पीछे घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर जिनवू खड़ा होता है। तभी जूही भी जिनवू को देख लेती है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि जिनवू इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। अब हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में होता है और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जिनवू हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइजेस करता रहता है जिसकी वजह से उसकी काफी अच्छी बॉडी बन जाती है। और तो और इन 2 महीनों में उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। और जब एक नर्स जिनवू के कमरे में जाती है तो वो जिनवू को बिना कपड़ों के देख लेती है। अरे ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। तभी जिनवू उससे पूछता है, कहाँ खो गई मैडम, आपको मुझसे कोई काम था? वो नर्स कहती है, ओह हाँ सर, आपका आज हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिनवू कहता है, मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिनवू उन सभी डॉक्टर्स का थैंक्स करता है। लेकिन उस नर्स को जिनवू इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो नर्स जिनवू का जाते जाते नंबर ले लेती है। उसे ये सोचकर नंबर दे देता है कि क्या पता इन हॉस्पिटल वालों को मेरे किसी टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने हो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जिनवू की बहन जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर एक एस रैंक के हंटर का इंटरव्यू देख रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। और वो अपना बैग पैक करके स्कूल के लिए जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसका भाई जिनवू अपने कमरे से बाहर निकलता है जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है। जिन्हा जब अपने भाई को इतना टाइम बाद देखती है तो उसे अपने भाई के अंदर कुछ तो अजीब लग रहा होता है। और जब वो चेक करने के लिए पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई की हाइट बढ़ चुकी है। और यही नहीं, वो देखती है कि जिनवू की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। अरे जिनवू, सच सच बताना, तुम जिम वगैरह जाने लगे हो क्या? जिनवू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस घर पे थोड़ी एक्सरसाइज ही करता हूँ। लगता है तुम लड़के अडल्ट होने के बाद भी बढ़ते रहते हो। खैर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर उसकी बहन स्कूल के लिए निकल जाती है। और अब जिनवू के सामने फिर से वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें जिनवू देखता है कि उसके पास 12 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से वो अपने शरीर की ताकत या एजिलिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं बढ़ाता, बल्कि वो तो अक्लमंदी वाले पॉइंट को बढ़ाता है। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और जब वो फोन को उठाता है तो वो देखता है कि सामने लैंडलॉर्ड है जो कि जिनवू से पिछले 3 महीने का किराया मांग रहा होता है। पर इस टाइम जिनवू के पास उसे देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं होती। तो जिनवू अपने लैंडलॉर्ड से कहता है, माफ कीजिए, मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। और जिनवू अपने लैंडलॉर्ड से ये वादा करता है कि वो थोड़े टाइम बाद उनको सारे पैसे लौटा देगा। और अब जिनवू काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ही सिर पे होती हैं। और इसीलिए जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का कोई ना कोई सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा, मगर कैसे? मुझ जैसे ई रैंक वाले हंटर को भला कोई ज्यादा पैसे क्यों देगा? एक काम हो सकता है, अगर मैं बड़े रैंक के मिशंस करूं तो, मगर इसमें जान जाने का खतरा होगा। लेकिन मेरे पास अभी पैसे भी तो नहीं है। और जिनवू ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे हंटर्स की एक टीम की तरफ से मैसेज आता है और वो जिनवू को ही इसीलिए चुनते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें अपनी टीम को ही पूरा करना था। और जिनवू के पास थोड़े भी पैसे नहीं होते,
इसीलिए जिन्वू बिना सोचे समझे डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अब जिन्वू अपनी नई टीम के मेंबर्स के साथ मिलने के लिए जाता है और उसकी नई टीम में टोटल 4 सी रैंक और 2 सब डी रैंक के मेंबर्स होते हैं। उस टीम का लीडर खुद को जिन्वू से इंट्रोड्यूस करवाता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक, तुम्हारा नाम क्या है? फिर जिन्वू उसे अपना नाम बताता है। तभी उनकी टीम में से एक छछूंदर पीछे से कहता है, तुमने अपना नाम अभी अभी जिन्वू बताया ना? शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा एक और नाम भी है, क्या था वो? हाँ, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। और ये बोलकर वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उनका टीम लीडर उन्हें चुप होने के लिए बोलता है। अरे, अपने नए मेंबर से ऐसे बात करते हैं क्या? और वो जिन्वू से इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो जिन्वू को सारी फॉर्मेलिटीज समझाने लगता है। वो जिन्वू से कहता है, वैसे तो मैंने सब कुछ तुम्हें कॉल पर ही बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ हमारा सामान उठाकर हमारे साथ चलना है। और जाहिर सी बात है, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम्हारा लूट में भी कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्वू को दाल में कुछ तो काला लग रहा होता है और वो उस टीम लीडर से पूछता है, आप लोग हीलर को साथ नहीं ले जाते क्या? वो टीम लीडर कहता है, जिन्वू ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसी किसी कमजोर टीम के लिए एक हीलर का मिल पाना काफी मुश्किल है, तो हम अपनी सारी रेड्स बिना हीलर के ही करते हैं। जिन्वू को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन तभी वो टीम लीडर जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर तहखाने के अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। और जिन्वू उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर देता है और तभी एक और मेंबर भी उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसका नाम जिन्हो होता है और वो 21 साल का डी रैंक का हंटर होता है। जिन्हो काफी बड़े घर से होता है और इसीलिए उसने काफी ज्यादा महंगे आर्मर्स डाले होते हैं और ये जिन्हो का फर्स्ट मिशन होता है। और अब वो लोग जैसे ही उस सी रैंक के गेट के पास पहुंचते हैं, इतने बड़े सी रैंक के गेट को देखने के बाद उन लोगों की टांगे कांपने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा गेट कभी नहीं देखा था। और यार, ये कितना बड़ा गेट है, क्या ये वाकई में सी रैंक का गेट है? मुझे तो नहीं लगता। हे भगवान, यहाँ से हम वापस बचकर जा भी पाएंगे या नहीं? तभी वो टीम लीडर उन सभी लोगों को उसके पीछे चलने को कहता है और वो लोग उस टीम लीडर के पीछे पीछे उस तहखाने में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही वो लोग काफी अजीब सी चीज महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि उस तहखाने में पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर तहखानों में अंधेरा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तहखाने चमकीले पत्थरों से घिरे होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर तहखानों में रोशनी होती है। तभी जिन्हो जिन्वू से पूछता है, जिन्वू ये चमकीले पत्थर क्या होते हैं भला? जिन्वू उसे बताता है कि ये वो पत्थर होते हैं जो तहखानों में पाए जाते हैं और इनसे काफी तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से तहखानों में अंधेरा नहीं होता। और तभी उनकी टीम का एक मेंबर अपनी मैजिक से वहां लाइट कर देता है और वो लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की दीवारों में काफी ज्यादा छेद होते हैं और वहां काफी घना अंधेरा होता है। जिन्वू को ये बात काफी अजीब लगने लगती है और वो अपने आसपास हो रही चीजों पर कंसंट्रेट करने लगता है। पर वो नया टीम मेंबर जिन्हो वो लगातार बात किया जा रहा था, इसीलिए जिन्वू उसे डांट देता है, तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उन लोगों को कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तभी जिन्वू सोचता है, यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है और तो और यहाँ पर चारों तरफ दीवारों में काफी बड़े बड़े छेद हैं, हो ना हो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े कीड़े रहते हैं। और तभी जिन्वू उन सभी लोगों को अलर्ट कर देता है, अपने ऊपर देखो, ये कीड़े वहीं से हमला करेंगे। तभी उस तहखाने की छत में से काफी ज्यादा कीड़े निकलते हैं और वो उन हंटर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो हंटर्स भी अलर्ट हो जाते हैं और तभी एक हंटर उसी छत के अंदर धमाका कर देता है। उस धमाके का उन कीड़ों पर कोई असर नहीं होता और वो सभी कीड़े उस टीम लीडर मिस्टर डोंगसुक की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब तक वो कीड़े मिस्टर डोंगसुक की तरफ हमला कर रहे थे, एक दूसरे हंटर को अपनी एबिलिटी को चार्ज करने का टाइम मिल जाता है और वो 2 सेकंड से भी कम टाइम में अपनी फायर एबिलिटी से वहां सारे कीड़ों को जला डालता है, जिससे वहां ज्यादातर कीड़े खत्म हो जाते हैं और बचे हुए कीड़ों को वो लोग काफी आसानी से मार देते हैं। और उन सारे कीड़ों को खत्म करने के बाद वो टीम लीडर उन इंसेक्ट से मिले हुए एसेंस स्टोन्स को 7 हिस्सों में बांटने का डिसाइड करता है और साथ ही वो जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है। वो जिन्वू से कहता है, अगर तुमने सही टाइम पर बताया नहीं होता कि इंसेक्ट्स हमारे ऊपर से हमला करने वाले हैं तो शायद हम पर अचानक हमला हो जाता और इससे शायद हमें बचने तक का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन तभी एक हंटर को कुछ अजीब लगता है और वो मिस्टर डोंगसुक को अपने पास बुलाकर दिखाता है, मिस्टर डोंगसुक ये देखिए। और वो हंटर मिस्टर डोंगसुक को उन कीड़ों को दिखाता है, ये देखिए मिस्टर डोंगसुक, ये किसी तलवार से कटने का निशान नहीं है, ऐसा लगता है कि इन कीड़ों को बुरी तरह से किसी ने खा लिया हो ना हो अभी भी इस तहखाने का बॉस यही है। मिस्टर डोंगसुक कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो हमें इस तहखाने के और अंदर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सिटी में एक जिम को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक तेज धमाके की आवाज आती है और जब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक एस रैंक का हंटर जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपनी ट्रेनिंग में एक बड़े से पत्थर को या यूं कहें एक बड़े से पहाड़ को अपने एक ही मुक्के में तोड़ देता है। अरे यार ये क्या है, इससे तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ, अबे ओए इसे आकर साफ करवाओ। वहीं दूसरी तरफ वो लोग तहखाने में और अंदर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें वही सारे कीड़े मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से कोई भी कीड़ा जिंदा नहीं था। वो देखते हैं कि उन कीड़ों को पहले ही किसी ने बुरी तरह से खाकर मार दिया है। अभी चलते चलते जिन्वू से पूछता है, तुम्हारे बैग्स ये काफी
भारी होंगे ना, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? जिनवू उससे कहता है, अरे नहीं जिन्हो, इसमें इतना भी वजन नहीं है, और खास तौर पर अगर तुम्हें सिर्फ सामान उठाने के ही 20 लाख रुपए मिल रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन जिनवू को गट फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, ये एक काफी अच्छी टीम है, फिर इसमें हीलर क्यों नहीं है, और इनकी टीम भी अधूरी है, या इनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। और तभी वो लोग तहखाने के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मकड़ियों के जाले ही जाले होते हैं। यहाँ काफी ज्यादा जाले हैं, शायद यही उस बॉस का ठिकाना होगा, तुम जरा रोशनी करना। और वो लोग उन जालों को काट कर आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी वो लोग तहखाने के एंड में पहुंच जाते हैं। और अब उनकी आंखों के सामने जो होता है, वो इस नजारे को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके चारों ओर काफी ज्यादा माना क्रिस्टल्स होते हैं, और उनमें से एक बंदा कहता है, अरे इतने ज्यादा माना क्रिस्टल्स, भले ही ये एसेंस स्टोन्स जितने कीमती नहीं है, पर फिर भी इनकी कीमत $1 मिलियन में होगी। हम तो अब माला माल हो जाएंगे। मिस्टर डोंगसुक, हमारी इस कामयाबी को देखकर आपका भाई भी जलने लगेगा। तभी उनकी टीम में से एक और हंटर उस बंदे को चुप करवा देता है, अरे बेवकूफ, यहाँ इनके सामने ऐसी बात मत करो, वरना ये हम सभी को खत्म कर देंगे। तभी वो लोग उन माना क्रिस्टल्स को आपस में बांटने की बात करने लगते हैं, और जिन्वू से पूछता है, जिन्वू क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? और अब जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मिस्टर डोंगसुक के पास जाता है, और वो मिस्टर डोंगसुक से पूछता है, मिस्टर डोंगसुक, ये जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये लिखा है कि इसे दानवों से मिले हुए एसेंस स्टोन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन माना क्रिस्टल्स तो खुदाई करके मिलते हैं, ना कि दानवों से। आपको नहीं लगता कि इसके 7 नहीं बल्कि 8 हिस्से होने चाहिए? मिस्टर डोंगसुक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे पहले हमें उस मुसीबत से निपटना होगा। और वो उस गुफा के बॉस की तरफ इशारा करता है, जो कि अभी सो रहा था। अगर हम इस मकड़ी को अभी मार देंगे तो ये गेट अभी के अभी बंद हो जाएगा, और इसीलिए हमें सबसे पहले माना क्रिस्टल्स को खोद कर निकालना होगा। हमें खुदाई करने के लिए बाहर से सामान लाना होगा, और इसीलिए वो जिन्वू और जिन्हो से यहाँ रुकने को कहता है। लेकिन जिन्हो कहता है, ये मेरा फर्स्ट मिशन है, और अगर ये गुफा का बॉस जाग गया तो हमारा क्या होगा? मिस्टर डोंगसुक कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये वैसे भी अभी सो रहा है, और इसके जागने से पहले हम यहाँ वापस लौट जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम ज्यादा शोर मत मचाना। और वो लोग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उन लोगों को ऐसे जाते हुए देखकर जिन्वू ये सोच रहा होता है, कहीं ये लोग हमें यहाँ मरने के लिए तो नहीं छोड़ गए, क्योंकि जिन्वू ने अपने सबसे पहले टीचर से ये सीखा था कि इस काम में तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी, जो सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी उनकी टीम का लीडर एक दूसरे हंटर से कहता है, इस तहखाने का दरवाजा बंद कर दो। और वो दूसरा हंटर उस तहखाने के एंट्री पॉइंट के पास एक जोर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस तहखाने का दरवाजा पत्थरों से बंद हो जाता है, और वो धमाका इतना तेज होता है कि पूरा तहखाना हिलने लगता है। और उस धमाके की आवाज से उस गुफा का बॉस भी जाग जाता है, जिसे देखकर जिन्हो को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। लेकिन वो फिर भी जिन्वो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, और वो जिन्वो को कहता है, जिन्वो तुम कहीं जाकर छुप जाओ, इस बॉस से तो मैं निपट लूंगा। लेकिन जिन्वो को ये पता होता है कि जिन्हो ये काम अकेला नहीं कर सकता, और वो जिन्हो से कहता है, तुम रहने दो, इस बॉस को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। और जिन्वो पिछले तहखाने से मिले हुए उस डैगर को समन करता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसुक को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी उस मकड़ी को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और वापस जाकर सो जाएगी, पर अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उस मकड़ी को मिलकर मारना होगा। और उन सब की नजर जिन्हो के कवच पर होती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है। वो लोग कहते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम इस तहखाने से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर डर जाता है। वो जिन्हो से कहता है कि आप इस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। जिन्हो की ये सब बातें सुनकर जिन्हो को भी अपने ऊपर डाउट होने लगता है। लेकिन फिर जिन्हो सोचता है कि मेरे पास अब लड़ने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं, और इसीलिए अब जिन्हो अपना खंजर समन करता है और उस मकड़ी की तरफ अपना पहला अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े आदमी और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अपने टाइम का सबसे महान हंटर रह चुका था, और ये चीज उसके चेहरे पर लगे हुए कट्स साफ बयां कर रहे थे। और इसीलिए उसका मैनेजर उससे कहता है, माफ कीजिए बॉस, पर क्या आप मेरी थोड़ी देर ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं? और वो बूढ़ा हंटर अपने मैनेजर की ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो उस मकड़ी पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, पर उस मकड़ी पर जैसे इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। और वो मकड़ी जिन्वो पर इतने जानलेवा हमले कर रही थी कि उस मकड़ी का एक सही वार जिन्वो का मिलन परमात्मा से करवा सकता था। लेकिन फिर भी जिन्वो लगातार फाइट किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो ये सब खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ही लेवल का हंटर इस तरह से फाइट कैसे कर सकता है। कहीं इसने हमें अपनी झूठी रैंक तो नहीं बताई? मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग अपनी फर्जी रैंक दर्ज करवाते हैं, और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में काफी मजा आता है। अरे यार, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो लड़ते लड़ते थक गया था, और अगर वो ऐसे ही थकता रहा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और तभी उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उसके खंजर की स्पेसिफिकेशंस पॉपअप होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो खंजर उस मकड़ी के किसी सेंसिटिव हिस्से पर मार दे तो वो मकड़ी पैरालाइज हो जाएगी। और अब जिन्वो जैसे ही उस मकड़ी पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो मकड़ी अपने मुंह से एसिड उगलती है, जिसमें जलने से जिन्वो बाल बाल बचता है। अरे यार, अब ये एसिड, बस यही देखना बाकी था। और अब जिन्वो अपनी मूवमेंट स्पीड को 30% बढ़ाता है और उस मकड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने
पहचानने लगता है और उस मकड़ी के ऊपर जाकर उस पर अपने खंजर से वार करता है, लेकिन वो अपने निशाने से थोड़ा सा चूक जाता है और वो मकड़ी उसे एक ही फटका मारती है और जिनवू पता नहीं उड़ता हुआ जाकर कहां गिरता है। और वो मकड़ी अब जिनवू पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाली थी और जैसे ही वो अपना पैर उठाकर जिनवू की तरफ वार करने की कोशिश करती है, जिनवू अपनी फुल रिकवरी मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जिनवू वहां से 1 सेकंड से भी कम टाइम में गायब हो जाता है। और जब तक वो मकड़ी जिनवू को देख पाती, जिनवू उसके ऊपर से उड़ता हुआ आता है और उसके सेंसिटिव हिस्से पर अपने खंजर से वार कर देता है और जिनवू इतनी ज्यादा बार वार करता है कि पैरालाइज होने की जगह वो मकड़ी परमानेंट खत्म ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और अब उसे जिनवू से डर लगने लगता है और इसीलिए वो जिनवू से कहता है, बॉस आप चाहें तो मैं आपका सारा सामान उठा लूंगा, फिलहाल आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और वो डरते डरते जिनवू को पानी की बोतल पकड़ाता है और वो सारे माना क्रिस्टल्स की खुदाई में खुद ही लग जाता है। लेकिन तभी डोंगसुक और बाकी हंटर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और जब वो उस मकड़ी को मरा हुआ देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर के साथ बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा हंटर अपने पैरों की मूवमेंट से वहां के सारे मैट्स को जला डालता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सोचते हैं कि इस मकड़ी को जिन्हो ने अपने कवच की हेल्प से मार दिया होगा और अब डोंगसुक जिन्हो से कहता है, मुझे तुम्हारा कवच चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है, तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, तुम एक काबिल हंटर बनोगे, इसीलिए जिन्हो को मार दो और हमारे साथ आकर जुड़ जाओ और अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मजबूरन हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। और अब जिन्हो जिन्वू की तरफ अपनी तलवार उठाकर बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल जिन्हो जिन्वू की तरफ से खड़ा हो जाता है। तो तुम इसका साथ दोगे? मुझे बताइए मिस्टर डोंगसुक, हमें अब क्या करना चाहिए? डोंगसुक कहता है, करना क्या है, इन दोनों को मार दो। और वो सारे हंटर्स उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी जिन्वू के सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हें अपने सामने इन 6 लोगों को खत्म करना होगा। यानी कि सिस्टम को उन 6 लोगों की भनक लग चुकी थी, लेकिन तब तक उनमें से एक हंटर जिन्वू पर अटैक कर देता है और उस हंटर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिन्वू दूर उड़ता हुआ पत्थरों से टकरा जाता है, जिससे सभी लोगों को ये लगने लगता है कि जिन्वू अब मारा जा चुका है। लेकिन तभी जिन्वू के अंदर से ये आवाज आने लगती है कि भला मैं कैसे भूल गया कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहले ये चाहता तो नहीं था, लेकिन अब तो ये सिस्टम का ऑर्डर बन चुका है। अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता हूँ तो मैं खुद मर जाऊंगा। और अब जिन्वू वहां से उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी उनमें से एक हंटर जिन्वू के पास जाकर जिन्वू से कहने लगता है, तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि तुम दुनिया के सबसे कमजोर हंटर हो। और उस हंटर के इतना कहते ही जिन्वू अपने डैगर से उस हंटर का गला काट देता है। ये देखकर वहां सभी लोग डर जाते हैं, अरे इसने हथियार कब निकाल लिया। वहीं अब जिन्वू पर सारे हंटर्स एक एक करके अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्वू की स्पीड और एजिलिटी उन सबसे कई ज्यादा होती है और जिन्वू उन सभी हंटर्स को एक एक करके बहुत बुरी तरह से मार देता है। जिन्वू अब उन हंटर्स में से 5 हंटर्स को खत्म कर देता है और अब सिर्फ डोंगसुक ही बचता है। और अब डोंगसुक उससे गुस्से में कहता है, माना मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मुझे उन जैसा कमजोर ना समझना। और वो अपनी रीइंफोर्समेंट की हेल्प से अपने शरीर को स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो सोचता है इससे जिन्वू के खंजर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डोंगसुक उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, जिन्वू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो डोंगसुक को अपने एक ही हाथ से रोककर उसे जमीन में पटक देता है। और जिन्वू उससे कहने लगता है, भले ही आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक बात है जो आपको पता नहीं है कि मैं हर पल ताकतवर होता जा रहा हूँ। और अब डोंगसुक अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मैं तुम्हें सारे माना क्रिस्टल देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जिन्वू डोंगसुक से कहता है कि तुमने 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और अब डोंगसुक कहने लगता है, तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है। और उसके इतना कहते ही जिन्वू उसका गला काट देता है और तभी वो तहखाना भी बंद होने लगता है। इसीलिए जिन्वू जिन्हो को लेकर उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस तहखाने से बाहर आने के बाद एक लेडी उनका इंटरव्यू ले रही होती है। तो तुम कह रहे हो कि उस तहखाने में सारे सी रैंक के हंटर मारे गए और सिर्फ एक डी और ई रैंक का हंटर ही बचा है। जरूर जिन्होंने ही अपने कवच की हेल्प से ये सब किया होगा और ये ई रैंक का हंटर तो कहीं जाकर छुप गया होगा। वहीं दूसरी तरफ ये बात काफी ज्यादा फैल जाती है कि जिन्वू और जिन्होंने अकेले ही एक सी रैंक के बॉस को मार दिया है। और दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय हंटर एसोसिएशन के मैनेजर मिस्टर मू के पास ये सारी बातें बता देता है कि कैसे एक डी और ई रैंक के हंटर ने एक सी रैंक के बॉस को अकेले ही मार दिया। लेकिन तभी मिस्टर मू कहता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्हों के पास काफी ज्यादा महंगे हथियार और आर्मर थे, लेकिन वो एम्प्लॉय मिस्टर मू को बताता है कि सी रैंक बॉस के अलावा भी वहाँ 6 लोग और मरे हुए मिले हैं, जिनमें से एक एस रैंक हंटर का बड़ा भाई है। दरअसल वो लोग डोंगसुक की ही बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू रेड के बाद सीधा घर पहुंचता है और वो रास्ते से अपनी बहन के लिए चिकन लेता हुआ आता है, क्योंकि उसकी बहन को चिकन काफी ज्यादा पसंद था और इसीलिए उसकी बहन उससे पूछती है कि आज तो तुम्हारी रेड काफी अच्छी रही होगी ना। और तभी जिन्वू सोचने लगता है कि मौत किस तरह से आज मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं उस मोमेंट पर बिल्कुल भी नहीं घबराया और मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था। और ये सोचते हुए जिन्वू एक बियर के कैन में से बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि ये लिखा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है। और जिन्वू की बॉडी उस हार्मफुल सब्सटेंस
को अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है, यानी कि जिन्वू पर बियर का कोई असर ही नहीं होता। तभी जिन्वू को पता चलता है कि ये चीज सिस्टम ने उसे तोहफे में दी है, उसकी बॉडी में खुद को रिपेयर करने और उसकी बॉडी में अगर कुछ भी सब्सटेंस जो कि उसकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, जो कि उसकी बॉडी के लिए खतरनाक होगा, तो उसकी बॉडी खुद से ही उसे डिटेक्ट करके उस चीज को खत्म कर देती है। और इसके अलावा जिन्वू को उस तहखाने में ये पावर भी मिली थी कि उसके घाव अपने आप ही ठीक हो जाएंगे जब उसे कोई चोट लगेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू की बहन उसके कमरे में आती है और वो जिन्वू से कहने लगती है कि तुम्हें जिन्हो नाम के एक हंटर का फोन आया है, और जिन्हो जिन्वू को एक बात बताने के लिए कैफे में बुलाता है। कैफे में मिलने पर जिन्वू जिन्हो का थैंक्स करता है क्योंकि उसने अब तक जिन्वू के राजों को राज ही रखा था। और अब जिन्वू सीधा पॉइंट पर आता है और जिन्हो से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला रखा है। और अब जिन्वू से काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं एक कमांडर बनना चाहता हूँ, और कमांडर बनने के लिए मुझे लगभग 20 रेड्स का तजुर्बा तो होना ही चाहिए। और जिन्हो उन दोनों को मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनाने को कहता है, लेकिन जिन्हो की इस डील को ठुकरा देता है। लेकिन जिन्हो को एक लास्ट टाइम उसकी बात सुनने को कहता है, और वो जिन्हो को बताने लगता है कि मैंने कमांडर बनने के लिए तो पढ़ाई कर ली है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो तो सिर्फ गेट्स के अंदर जाकर ही मिलेगा, और मेरे डैड मुझ पर काफी ज्यादा यकीन करने लगेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ये सारी रेड्स एक ई रैंक के हंटर के साथ मिलकर करी हैं। लेकिन आप नाम के ही ई रैंक के हंटर हो, असल में तो आप एक बी रैंक या उससे भी ज्यादा ताकत रखते हो। और अब वो जिन्वू को अपनी स्ट्राइक टीम के लिए एक बिल्डिंग को दिखाता है जिसकी कीमत $30 बिलियन होती है, और वो जिन्वू को ऑफर करता है कि अगर आपने मेरे साथ 19 सी रैंक की रेड्स कर ली तो मैं आपको ये बिल्डिंग दे दूंगा। इतने बड़े ऑफर को सुनकर जिन्वू एक टाइम के लिए हिल जाता है, लेकिन फिर जिन्वू सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही इसके साथ काम करता रहा तो कुछ टाइम बाद लोगों को मेरे ऊपर शक होने लगेगा, क्योंकि एक ई रैंक का हंटर एक सी रैंक के दानव को अकेला नहीं मार सकता। और दूसरी बात, अब मैं दुनिया का पहला ऐसा हंटर हूँ जो कि अपने रैंक को लगातार बढ़ा सकता है, और क्या पता मैं ऐसे ही लेवल अप होते होते मैं एक टाइम पर एस रैंक तक पहुंच जाऊं। और इसीलिए जिन्वू उसके ऑफर को ठुकरा देता है और उठकर वहां से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें इसके बाद दूसरे देश में एक एस रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जो कि दरअसल डोंगसूक का छोटा भाई होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसके बड़े भाई की मौत हो गई है तो वो इसके लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जिन्वू और जिन्हो का मर्डर करने का प्लान बनाने लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी लॉरा से पूछता है कि अगर मैं किसी दूसरे देश में जाकर खून करूं तो क्या मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मुकदमा हमारे ही देश में चलेगा, और इसीलिए वो एस रैंक हंटर उसका सारा स्केड्यूल बदलने के लिए कहता है। यानी कि ये तो तय हो गया था कि वो किसी भी वक्त उनके देश में जाकर जिन्वू और जिन्हो को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू अपने डेली मिशन रनिंग को पूरा कर रहा होता है, और उसके साथ रनिंग करने के लिए आज उसकी बहन भी आई होती है। तभी जिन्वू रनिंग करते करते अपनी बहन से ये क्वेश्चन करता है कि अगर हमारे पास $3 बिलियन होते तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते थे। उसकी बहन जिन्वू से कहती है कि पहले हम माँ का इलाज करवाते, उसके बाद में अपने कॉलेज की फीस देती और बाद में बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर देती। तभी जिन्वू रनिंग करते करते ये नोटिस करता है कि उसके 10 किलोमीटर कब के पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके किलोमीटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बात को देखकर जिन्वू को क्यूरियोसिटी होने लगती है, और वो तब तक भागता है जब तक उसके सारे माइलस्टोन्स दुगने नहीं हो जाते। और जब उसके माइलस्टोन्स दुगने हो जाते हैं तो उसे एक ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स मिलता है, और जब जिन्वू उस ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे डीमन कार्सल की की मिलती है, और उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर यह लिखा होता है कि उसके अंदर तुम्हें एक ऐसी रेसिपी मिलेगी जिससे तुम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। और ये पढ़कर उसके दिमाग में तुरंत उसकी माँ का ख्याल आता है कि अगर उसे वो रेसिपी मिल गई तो वो अपनी माँ को तुरंत ठीक कर पाएगा। लेकिन साथ ही में जिन्वू ये भी सोच रहा होता है कि वो तहखाना एक एस रैंक का तहखाना है, और मुझे पक्का पता है कि मैं अभी भी उतना ताकतवर हुआ ही नहीं हूँ। अगर मैं उस तहखाने के अंदर गया तो मेरा जीतना तो दूर की बात है, मैं शायद एक पीस में वापस भी ना आ पाऊं। लेकिन जिन्वू अपनी माँ के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाता है, और जैसे ही जिन्वू उस गेट के अंदर उस की को लगाता है तो उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है जो कि बिल्कुल हेल की दुनिया से मैच कर रही थी। और जब जिन्वू जैसे ही उस गेट के थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है जो कि उस हेल का गेट कीपर यानी कि वॉचमैन होता है, और वो जिन्वू से कई ज्यादा ताकतवर था, और ये बात जिन्वू को भी पता होती है। लेकिन जिन्वू ये सब बिना सोचे हुए अपने डैगर को समन करता है और बिल्कुल किसी सांप की तरह उस पर एक के बाद एक अटैक्स करने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर पर मानो उस अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद जब जिन्वू अपने मर्डरर इंटेंट को ऑन करता है तो वो मॉन्स्टर जिन्वू पर एकदम से हमला कर देता है और जिन्वू को किसी च्युइंगम की तरह चबाकर दूर फेंक देता है, जिससे जिन्वू की आधी से ज्यादा हेल्थ खत्म हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता और जिन्वू पर एक के बाद एक अटैक्स करने लगता है, और बेचारा जिन्वू किसी तरह से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। जिन्वू के पास अब टोटल रिकवरी के पॉइंट्स होते हैं, तो जिन्वू अपनी टोटल रिकवरी करके एक बार फिर से उस पर अटैक करने जाता है, और वो उसकी आंख पर अपने डैगर से वार करता है। लेकिन उसके वार का उस गेट कीपर पर कोई असर नहीं होता, और वो जिन्वू को किसी फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंक रहा था। और अब जिन्वू चुपचाप एक जगह पर बैठा होता है और उसे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी जिन्वू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और उसकी इन्वेंट्री में एक पॉइजन बॉटल होती है, और उस पॉइजन को जब जिन्वू पीता है तो जिन्वू की बॉडी उसकी फुल रिकवरी कर देती है, जिससे जिन्वू और ज्यादा ताकतवर और लाइटवेट फील करने लगता है। और अब जिन्वू अपने डैगर को उठाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, लेकिन वो दानव जिन्वू को अपने मुंह में भर लेता है और जिन्वू को बुरी तरह से काटने लगता है। लेकिन जिन्वू उसके
मुंह में होते हुए भी उसकी आंख पर लगातार वार करने लगता है और जिन्वू उसकी आंख में इतने वार करता है कि वो मॉन्स्टर वहीं फाइनली खत्म हो जाता है और जिन्वू भी उसके मुंह से छूट कर नीचे गिरता है। और हम देखते हैं कि जिन्वू के पेट में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो जिन्वू के सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं और इसके बाद जिन्वू के सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें कि लिखा होता है कि उस अमृत की रेसिपी उस हेल के गेट के अंदर मिलेगी। लेकिन जिन्वू को ये पता चल चुका था कि एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर ही उसके लिए काफी है और वह भी इसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो अंदर गया तो उसका बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को इस गेट के काबिल बनाऊंगा और एक दिन इस हेल के गेट से जीवन के अमृत की रेसिपी लेकर जाऊंगा। और इस चीज को पूरा करने के लिए जिन्वू जिन्हो से उसी कैफेटेरिया में मिलता है जहां जिन्वू जिन्हो को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 सी रैंक की रेड्स में जाने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनते ही जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जिन्वू कहता है इतना खुश मत हो, मेरी अभी एक शर्त है। तुम तो जानते ही हो जितने कम लोग मेरे बारे में जानेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा और इसीलिए बची हुई 19 सी रैंक की रेड्स में हम दोनों ही जाएंगे। ये सुनकर जिन्हो एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। क्या कह रहे हो बॉस? सी रैंक तहखाने में हम लोग बॉस को अकेले मारने के लिए जाएंगे? इसमें तो काफी खतरा होगा ना। लेकिन जिन्हो कहता है हम लोग चाह कर भी ये नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक के तहखाने में जाने के लिए मिनिमम 8 लोग तो चाहिए ही। और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बाकी के हंटर्स को भी उसी तरह से ढूंढेंगे जैसे कि डोंगसुक और उसकी टीम ने हम लोगों को ढूंढा था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक एस रैंक की हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी वो एस रैंक की हंटर नोटिस करती है कि उसकी दीवार के पीछे एक आदमी उसे खड़ा होकर देख रहा होता है और इसीलिए वो उसे बाहर आने को कहती है। वो आदमी उस एस रैंक की हंटर से कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और वो बंदा उस एस रैंक की हंटर को यूजिन कंस्ट्रक्शन का कार्ड देता है। वहीं हम दूसरी तरफ जिन्वू को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बार वो देखता है कि अब उसके मिशंस पहले की तरह नहीं बढ़ रहे और अब उसे ये पक्का यकीन हो जाता है कि जो श्रापित लूट बॉक्स उसने उस मिशन को कंप्लीट करके जीता था शायद अब वो उसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस बार जिन्वू को उसके डेली मिशंस को कंप्लीट करके एक रैंडम लूट बॉक्स मिला था और जिन्वू उस लूट बॉक्स को ये सोचकर खोलता है कि क्या पता उसे पहले की तरह किसी तहखाने की चाबी मिल जाए। लेकिन उस लूट बॉक्स में एक बिंगो के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी जिन्वू को भी हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से मैसेज आता है जो कि उसे डी रैंक गेट में साथ चलने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्वू को जिन्हो के साथ 19 रेड्स पर जाना था और इसीलिए जिन्वू सोचता है कि अगर वो उस मैसेज का जवाब ही नहीं देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी अगले सीन में हम एक बिल्डिंग में 2 लोगों को लड़ते हुए देखते हैं जिनमें से एक वही हंटर होता है जिसने प्राचीन तहखाने में अपना एक हाथ गवा दिया था। और तभी वो देखता है कि उसे भी हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से वही मैसेज आया है। तभी वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि लो रैंक हंटर्स को ऐसे छोटे मोटे बुलावे तो आते ही रहते हैं। लेकिन उसका स्टूडेंट कहता है कि आपका एक हाथ भी नहीं है, आपको शायद अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, एक आदमी जिसका एक हाथ ही ना हो वो भला इस देश के किस काम आ सकता है। माफ कीजिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। वो हंटर कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस तहखाने से जिंदा बचकर वापस आ गया और मेरे से इस देश के लिए जितना भी हो पाएगा मैं उतना करूंगा। वही एक दूसरे हंटर को भी यही ऑफर आता है जो कि उस तहखाने में सभी को छोड़कर भाग गया था। उसकी वाइफ उसे न्यू मिशन पर जाने के लिए मना करती है लेकिन वो हंटर कहता है कि मेरी बेटी युंजी का अगले साल प्री स्कूल में एडमिशन होने वाला है और इसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो मुझे ना चाहते हुए भी इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक एस रैंक का हंटर उसकी टीम के मैनेजर के साथ लड़ रहा होता है। दरअसल उस एस रैंक के हंटर ने पहले एक इंटरव्यू दिया था लेकिन वो एस रैंक का हंटर कहता है कि हो ना हो वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे ही लिए रखा गया था। लेकिन तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि चेयरमैन गो ने एक ऐसे हंटर को इंटरव्यू के लिए बुलाया था जो कि अपने काम को ईमानदारी से करे और जब बात ईमानदारी की आए कोई मेरे बारे में भला कैसे ही सोच सकता है। और हाँ, एक और बात, मैंने ये सुना है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी एक गिल्ड बनाने जा रहा है। वहीं अगले सीन में हमें जूही को दिखाया जाता है जिसे कि उसकी मॉम का फोन आया होता है और उसकी मॉम उसे डिमोटिवेट कर रही होती है कि तुम्हारे साथ रहने पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती होंगी ना, क्योंकि तुम बी रैंक की हंटर हो और तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे से ऊपर वाले रैंक के होते होंगे ना। और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम हंटर वगैरह के कामों को छोड़ दो और यहाँ अपने पापा के साथ आकर अपना बिजनेस संभालो। लेकिन इस पर जूही भड़क जाती है और वो अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगती है। वो अपनी मॉम से गुस्से में कहती है कि आप मेरी जिंदगी से दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और ये कहकर जूही फोन काट देती है और अब जूही चुपचाप बैठी होती है। लेकिन तभी वो अपने फोन की तरफ देखती है तो उसे भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ वो एस रैंक की हंटर जिसे कि हंटर एसोसिएशन टीम का एक आदमी वो मैसेज खुद पकड़ाने आया था, वो हंटर सीधा अपने टीम के मैनेजर के पास जाती है और उस मैनेजर को बताती है कि मुझे हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से इन्विटेशन आया है। लेकिन वो मैनेजर कहता है कि जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करा होगा ना। और इस पर वो हंटर हाँ में जवाब देती है। और अब वो एस रैंक की हंटर कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक और एस रैंक के हंटर को जाते देखा और वो काफी गुस्से में थे, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आप लोग क्या बात कर रहे थे। तभी उसका मैनेजर उससे कहने लगता है कि हम लोग उसी जेजू आइलैंड के बारे में ही बात
बात कर रहे थे जिस पर काफी टाइम पहले एस रैंक के क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। वो उस एस रैंक हंटर को बताता है कि वहां पर लोगों का आना जाना मना है। गवर्नमेंट उस एरिया की कभी कभी पेट्रोलिंग तो करवाती है लेकिन वहां पर आने जाने के लिए मनाही है। लेकिन उस आइलैंड के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं और इसीलिए मैं उस आइलैंड को पाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे अकेले करने से नहीं होगा, हम लोगों को ये साथ में मिलकर करना होगा। और वो हंटर टीम का मैनेजर उस एस रैंक के हंटर से कहने लगता है, मुझे पता है तुम अपने करीबी दोस्तों को वहां खोकर आए हो। और इसी बात को लेकर वो एस रैंक का हंटर काफी परेशान होता है और इसीलिए उसने उस लड़की से बात भी नहीं की। और इसके बाद अगले सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अगली रेड में जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी जाते वक्त जिन्वू की बहन जिन्वू के पास आती है और वो जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं जाओगे। लेकिन जिन्वू कहता है कि सामान की कोई जरूरत नहीं है। और जब जिन्वू की बहन जिन्वू को काफी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जिन्वू के घाव काफी तेजी से भर गए थे और वो जिन्वू से इस बारे में पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी जिन्वू वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें रास्ते में मिस्टर च्यूल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही सोच रहे होते हैं कि मेरे अंदर बाकी हंटर्स जैसी शक्ति नहीं जागी, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स को अपना सहारा बनाया, लेकिन उस तहखाने में मेरी कोई तलवारबाजी काम नहीं आई। वो तो शुक्र है कि मेरी किस्मत मेरे साथ थी, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। मिस्टर च्यूल ये सब सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनके सामने जिन्वू नजर आता है और मिस्टर च्यूल एक पल के लिए जिन्वू को पहचान ही नहीं पाते कि ये वही जिन्वू है। इसकी हाइट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मिस्टर च्यूल जिन्वू से पूछते हैं कि तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना। तो जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो मेरी दोनों टांगे सही सलामत थी। मिस्टर च्यूल सोचते हैं कि किसी हाई रैंक के हीलर ने इसकी टांग को ठीक कर दिया होगा। और अब वो दोनों बातें करते करते वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के टीम मेंबर्स भी इकट्ठा हुए होते हैं। और जब मिस्टर च्यूल अपने पुराने साथियों को देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर च्यूल ने पुरानी सारी बातें भुला दी थी। और जब जूही जिन्वू को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान ही हो जाती है। वो भी जिन्वू के बारे में वही सब कहने लगती है जो बाकी के लोग कहते हैं कि तुम काफी बदल गए हो, तुम्हारी हाइट भी बढ़ चुकी है और तुम काफी अच्छे लगने लगे हो। और जूही जिन्वू से कहती है कि वो उससे हॉस्पिटल मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन तब तुम वहां नहीं थे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 3 क्रिमिनल्स और एक बी रैंक का हंटर निकलता है। और उन तीनों क्रिमिनल का गुनाह यह था कि उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत करके उस लड़की को जान से मार दिया था, लेकिन पेशे से वो लोग हंटर थे और इसीलिए उन्हें उनकी सजा को कम करवाने के लिए उन्हें मिशंस पर लाया जाता है। और उन लोगों के साथ आई एक लड़की मिस्टर च्यूल से कहती है कि इन कैदियों से आपको कोई खतरा नहीं होगा और अगर बाय चांस कुछ होता भी है तो आपके साथ मैनेजर कंग भी जाएंगे जो कि खुद एक बी लेवल के हंटर हैं, और इसीलिए अगर कुछ होता भी है तो ये बड़ी आसानी से इन सी लेवल के मुजरिमों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। और अब वो मैनेजर कंग उन लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को इन मुजरिमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उनसे पूछता है कि इस मिशन की लीड कौन ले रहा है। तभी मिस्टर च्यूल उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अगर बुरा न माने तो क्या मैं इस मिशन की लीड ले सकता हूँ। जिन्वू उनसे कहता है कि आप हम में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इस मिशन की लीड तो आपको ही लेनी होगी। और इसीलिए मिस्टर च्यूल उसका थैंक यू करते हैं और वो जिन्वू से और उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं कि उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे गए। मेरी उस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उस दिन तुम्हारी वजह से 6 लोग जिंदा बचे थे और इसीलिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और इसके बाद वो लोग उस सी रैंक के तहखाने के अंदर चले जाते हैं।